टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमटीएस की रिवीजन क्लास में 10 डेज सीरीज वाले में। तो पहला सवाल हम देखते हैं सीरीज का। पहला सवाल है हमारा, अर्पित 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से तय करता है और शेष आधी दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? देखो 10 टोटल यात्रा कितनी 10 घंटे में पूरी करता है। तो देखो आधी दूरी 30 किलोमीटर हमने मान ली, ये इतनी दूरी इसने किस हिसाब से की 30 किलोमीटर पर आवर से, और फिर आधी यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, हाफ हाफ, क्योंकि बोला कि किस स्पीड से कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से। तो हम एक ऐसा मान लें डिस्टेंस, ये सेम कि जो इसकी सेम हो, यानी कि इसका हम एलसीएम ही मान लेते हैं 7 यानी 210 किलोमीटर अभी मान लेते हैं कि 210 किलोमीटर है डिस्टेंस इसकी और इसकी। तो अगर हम 30 से चलेगा 210 तो कितना समय लग जाएगा? इसे 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 घंटे लग जाएंगे, और अगर 70 से रहेगा तो ये 7 के 3 घंटे समय। तो टोटल समय कितना लग जाएगा 10 घंटे। बस हमें यही तो पूछा है कि पूरी यात्रा में समय कितना लगता है 10 घंटे। यही हमारा आंसर 210 नहीं होगा, क्योंकि इतनी दूरी की वैल्यू कितनी है 210 किलोमीटर, और ये भी 210 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस पूछी है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यात्रा की कुल दूरी 210, और 210 हमारा क्या होगा 420 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, राम ने अपने वेतन का 45% 3 साल के लिए एक योजना में निवेश किया जो 10% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 5958 रुपये प्राप्त करता है तो राम का वेतन बताना है। देखो राम का वेतन है, वो अपने वेतन का 45% यानी कि अपने वेतन का कितना 45% क्या करता है, किसी योजना में निवेश करता है जो 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित पर उसे ब्याज देता है, और ब्याज के रूप में उसे कितने 5958 रुपये मिले। तो हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कितना ब्याज मिला। ये हमारा ब्याज है, और वो 45% की वैल्यू होगी जो ओवरऑल, अगर उसका मूलधन निकाल लेंगे और उसमें फिर 100% की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखते क्या करते हैं। देखो रेट क्या थी 10%, यानी कि हम कह सकते हैं 1/10, यानी 10 पर 1 ब्याज मिला, 1/10 रेट था। तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10 लगाए तो कितने मिलते 11 पहले साल, फिर दूसरे साल 10 लगाए तो कितने मिलते 11, तीसरे साल 10 लगाए तो कितने मिलते 11। तो अगर हम इस प्रकार देखें कि इनका मल्टीप्लिकेशन करें, यानी 1000 लगाते तो कितना मिलते 1331 रुपये मिलते, यानी 1331 रुपये। ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे होता है। तो यानी कितना ब्याज मिलता कहते 331 रुपये। तो यही तो होते अगर हम 1000 रुपये लगाते, हमने 1000 तो रुपये लगाए नहीं, ये 1000 लगाए तो कुछ और होंगे, और ब्याज के रूप में कितना मिले हैं 5958। तो इसमें ब्याज के रूप में कितना 331। तो 331 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी ये 5958। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 331 की वैल्यू है हमारी 5958। तो यहाँ से हम अगर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी 1000 की वैल्यू अगर ये बताना चाहें तो हमारी ये क्या हो जाएगा 5958 डिवाइड बाई 331 और मल्टीप्लिकेशन बाई 1000, क्योंकि इतने हो गए। और तो ये टोटल राम की सैलरी का कितना 45% है, ये कितनी 45% की वैल्यू है, और हमें कितना पता करना है पूरी सैलरी, तो 100% उसका। तो हम क्या करेंगे 45% से भाग और 100 से और मल्टीप्लिकेशन कर, ये याद अलग है। अब इसे ओवरऑल सॉल्व कर देते हैं, हमारी राम की सैलरी आ जाएगी। 9 से काट 9 अपना 45, और ये 9 से काटते हैं तो 9 छक हमारा 54, और ये 55 हो जाएगा, 9 छक 54 और 9 दून 18 हो जाएगा, और ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया ये 2, और हम एक बार राइट कर लेते हैं 1000 मल्टीप्लिकेशन 100, और नीचे 5। अगर 5 से फिर काटते हैं इसे तो ये 20 टाइम, तो ये हमारा क्या 4 हो जाएगा, और 4 0 और 1 2 3 4, यानी कि 40,000 राम की सैलरी कितनी होगी 40,000। कुछ नहीं करना, हमें देख लेना कि रेट हमारा 10% से है, तो हमें सीधे याद होना चाहिए 3 साल की है चूंकि, तो हमने ये
फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो हमें क्या कर लेना, 10 पर 1 ब्याज मिला, यानी 10 पे 11, 10 पे 11, यानी कि 1000 अगर इन्वेस्ट करते तो 1331 हमें मिलते। चूंकि हमने इतना किया नहीं तो ब्याज के रूप में कितना 331 मिलता। तो हम 331 की वैल्यू हमारी यही है और हमें इससे 100% यानी 331 की वैल्यू ये 1000 की वैल्यू निकाल लेंगे। और वो राम की कितना इन्वेस्ट किया था, राम की 45% की वैल्यू, तो हमें 100% की वैल्यू निकाल देनी जो क्या होगी 40,000। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है। तो इस घन का संपूर्ण वक्रीय इस संपूर्ण घन का पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना है। देखो घन तो हमारा ये कैसे होगा, ऐसे, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ये घन। अब इसमें सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई दे रखी है। तो सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई अगर हम इस प्रकार समझें, ये हमारा वर्ग हो जाता, तो ये वाली भुजा और ये जो ऊंचाई होगी, इनके ये है सबसे लंबा। मान लो कमरा, मान लो एक इस नीचे वाले कोने से, एक नीचे वाले कमरा होता, तो इस कोने से इस साइड ऊपर वाले यहाँ तक का क्या है सबसे लंबा विकर्ण। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम अगर हम स्क्वायर का समझें तो ये भुजा ए होती, क्योंकि सभी की भुजाएं ए है, क्योंकि घन दिया है तो हमने ए, तो ये हमारी भुजा कितनी हो जाती नीचे वाली √2a कि पाइथागोरस लगा देते। फिर यहाँ भी 90 डिग्री बनता, फिर पाइथागोरस, तो ये भी ए है और ये कितनी है √2a है। तो इस प्रकार ये हो जाती कितनी √3a। तो हम कह सकते हैं सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी है, अगर हम इसमें बात करें तो √3a जो दिया है 50√3। तो यहाँ से हम a की वैल्यू पता चल जाएगी, √3 से √3 कैंसिल, यानी a की वैल्यू कितनी पता चल गई 50 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सभी जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 फलक होते हैं, तो ये 1 2 इसका अपोजिट 4 और ये ऊपर एक नीचे वाला, तो ये 6 हो गए। तो हमें चूंकि घन है तो इसका सबकी बराबर ही होता है, तो यानी क्या करें a स्क्वायर का यानी 6 से, अगर या तो सीधे याद रख लें कि हमारा 6a स्क्वायर, अदरवाइज अगर ऐसे समझना कमरा मान लो तो इसका a यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना 6 टाइम, यानी 6 फलक होते हैं तो 6 का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, या फिर सीधे 6a स्क्वायर। तो हम क्या करें 50 इंटू 50 और सॉल्व कर देते हैं। 6 इंटू 25 0 और ये 150 इसका और ये 2 0 और, यानी कितना 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं इस स्क्वायर, इसको क्यों होगा, क्योंकि इस पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, कौन सा आयतन पूछा है, इसका संपूर्ण सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी के बीच एक निश्चित धनराशि बांटता है। उसकी पत्नी को धनराशि का 45% यानी कि वाइफ को कितना देता है, अपनी धनराशि का 45%, और उसके बेटे को धनराशि का 30% यानी सन को कितना देगा 30%, और अंत में बोला उसकी बेटी को शेष रुपए दिए। अगर हम परसेंटेज में ही बात करें तो टोटल अभी कितना हो गया 45 और 30%, यानी कि ये 75%, तो डॉटर को कितना मिले होगी 25%। और चूंकि उनने बताया है कि 25% नहीं है, ये है 6,25,000 रुपए मिलते हैं, तो उसकी पत्नी को कितने मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि इतनी की वैल्यू दी है, तो 25% की वैल्यू कितनी 6,25,000। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1% यानी 25 से ये क्या होगी 25,000, 25 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, तो ये 1% की वैल्यू कितनी होगी 25,000 रुपये हो गई। अब पूछा क्या पत्नी को कितने मिले, पत्नी को परसेंटेज में बात करें तो कितने 45% मिले, तो हम क्या करें 45% की वैल्यू निकाल लेते हैं। सीधे क्या करेंगे 25,000 गुणे 45 और हमारा आंसर इस प्रकार आ जाएगा। 25 पंचे हमारा कितना होगा 125 है, 5 और 12 कैरी 25 चौको 100 और 12 120
12 और ये 3 जीरो लगे हैं तो 3 जीरो लगा दो, यानी 11,25,000। पत्नी को सैलरी कितनी मिली, या मतलब उसने शेयर दिया 11,25,000, जो हमारा ऑप्शन दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है वीनस ने एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। उसने इसे 20% के लाभ पर बेचा, तो वस्तु पर उसके द्वारा कितने प्रतिशत की छूट दी गई। देखो वीनस, हम समझ लें 100 रुपए की वीनस ने क्या परचेज की होगी, वस्तु कितनी 100 रुपए की, उसने क्या किया 60% अधिक अंकित कर दिए, तो 160 रुपए उसने क्या किए होंगे, डाल दिए होंगे उस वस्तु में। और क्या किया उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि उसे कितने में बेचा होगा, 120 रुपए में। अंकित तो किए कितने 160 रुपए, लेकिन उसने कुछ डिस्काउंट दिया, तो इस प्रकार उसने 120 में बेचा, तभी तो 20% का यहाँ लाभ होता उसे वीनस को। तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी, तो छूट इसी पर तो देते हैं। अब देखो 60 और इनका अंतर कितना है 40, यानी कि ये 40 की छूट दी, क्योंकि 120 में बेची है और डाले कितने थे 160, तो 40 की छूट दी, डिस्काउंट परसेंट बताना है। और कितने पर दी 160 ही पर तो दी, तो 160 को नीचे लिख देते हैं परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 4 चौक 16, 4 और 4 से काटेंगे तो ये 25%। तो छूट कितनी दी, यानी डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या होगा 25% है डिस्काउंट परसेंट, 25% का डिस्काउंट दिया होगा वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 व्यक्तियों का औसत भार 25 किलो है। यदि कोई नया व्यक्ति इस समूह में शामिल होता है तो औसत भार 26 किलो हो जाता है। नए व्यक्ति का भार बताना है। देखो 9 व्यक्ति थे पहले, इनका औसत कितना था 25 केजी। अब कोई नया व्यक्ति आया और उसका तो औसत भार टोटल कितना हो गया 26 केजी हो गया। तो जो नया व्यक्ति आएगा इसमें शामिल होगा तो वो 25 केजी तो लाएगा ही लाएगा, तभी तो इस हिसाब से होगा, और एक्स्ट्रा लाएगा तभी तो ओवरऑल एवरेज बढ़ गया। तो एक नया व्यक्ति आया वो 25 केजी तो लाया, तब इसमें शामिल हो गया, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 10। अब लेकिन क्या है सबका औसत कितना बढ़ गया 26 हो गया पूरा औसत, तो यानी 1-1 केजी और बढ़ गया। कितने लोगों का, अब तो 10 हो गए तो 10 लोगों का, तो यानी 10 किलो और एक्स्ट्रा लाया होगा, यानी कि 25 तो लाया होगा और 10 केजी और लाया होगा। तो इस प्रकार नए व्यक्ति का वेट कितना होगा 35 केजी। 35 केजी का जो नया व्यक्ति आया होगा उस नए व्यक्ति का भार कितना होगा 35 केजी। 35 केजी का, क्योंकि हमें क्या करना 25% तो लाया तभी इसमें शामिल हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ लाया होगा तभी तो ओवरऑल 26 हुआ। अब व्यक्ति 10 हो गए, सभी का 1-1 और बढ़ गया, तो यानी 10 और बढ़ गया, तो 10 एक्स्ट्रा लाया, तो यही वो 10 एक्स्ट्रा है जिससे औसत हमारा बढ़ गया। तो हम इसे ऐड कर देते हैं और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण से है हमारा क्वेश्चन 12 + 11 - 13 प्लस एक ब्रैकेट में 4 × 7। आप ओरली कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कितना 12 + 11 - 13 प्लस 4 3 7। अब ये हमारा क्या होगा 12 और 11 ये हो जाएगा हमारा 23, और ये -6, और 23 में से अगर 6 जाते हैं तो हमारा ये 17 बचता है। यही हमारा आंसर सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन विनय कुल 100 रुपए की 2 बोतलें खरीदता है और वह इन दोनों बोतलों को 100 रुपए प्रति बोतल की दर पर बेच देता है। दोनों बोतलों को बेचने पर विनय का कुल लाभ % बताना। देखो विनय 100 रुपए में क्या 2 बोतल लाता है, 2 बोतल और वो दो बोतलें लाता है 100 रुपए में, और वो क्या करता है प्रत्येक को 100 रुपए में बेच देता है दोनों बोतलों को, यानी कितने बेच देता है 200 रुपए में बेच देता है। तो इसका लाभ % बता, कितने का लाभ हुआ 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ इसी 100 पर तो हुआ, यानी इसका ये CP तो था, टोटल खर्चा किया, क्रय मूल्य 100 का लाभ हुआ और 100 ही पर हुआ। परसेंटेज में बताना है तो ऐसे ही तो करते हैं, यानी कि 100%। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि इसमें यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि 100 में खरीदा है और 200 में बेचा है, तो हम सीधे कहते कि 200% का लाभ हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि 100 में खरीदा है 200 में बेचा है, एक 100 रुपए की 2, तो 200 का बेचा है, तो यानी 100 तो उसके लगे ही थे ना, तो 100 का लाभ हुआ। यही हमारा है, इनका डिफरेंस ही तो लाभ है। C पर और कैलकुलेट किस पर करते हैं लाभ या हानि, CP पर करते हैं। तो 100 का लाभ हुआ किस पर हुआ 100 पर हुआ। परसेंटेज बताने के 100 है, तो ये 100% सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस
डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। सिंपल है, बस थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है, इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना, अर्जित लाभ का यानी प्रॉफिट समझ लें, इसका 9 गुना, पी मान लेते हैं अर्जित लाभ यानी प्रॉफिट, इसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना। यहाँ से हम एसपी और पी यानी प्रॉफिट का रेशियो देख लेते हैं। 9:1 हो जाएगा, यानी अगर एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी अगर 9 में बेचते हैं तो एक प्रॉफिट होता है, यानी 9 में बेचते हैं तो एक प्रॉफिट होता है। अंतर कितना है, 8 का, तो 8 में क्या होगा, ये हमारा सीपी होगा, क्योंकि अगर कोई चीज 9 में बेची तो उस पर प्रॉफिट कितना, 9 में बेची उस पर नहीं, तो उसमें प्रॉफिट कितना शामिल है, एक शामिल तो है, तो मतलब 8 में खरीदी होगी कोई चीज सीपी, क्योंकि 9 में बेचने पर एक का लाभ होता है, तो वो 8 में खरीदी होती, तो उसका लाभ परसेंट बताना है, तो 8 में लाभ परसेंट सीपी पर ही तो कैलकुलेट होता है, तो यानी 8 पर 1 लाभ होगा, और परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब हम 8 से कर देंगे तो हमारा आ रहा हो जाएगा 8 एकम 8 और ये 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, तो यानी 12.5% का प्रॉफिट होगा। कंफ्यूजन हो जाना, क्या कर देते हैं लोग, कंफ्यूजन में कर देते हैं कि 9 का विक्रय मूल्य है और 1 का लाभ, तो क्या कर देंगे, 1 लाभ हुआ 9 पर और कैलकुलेट कर देंगे, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि लाभ किस में समाया था, एसपी हमारा क्या होता है, एसपी क्या होगा, यानी सीपी प्लस लाभ या हानि परसेंट, यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट, या प्रॉफिट या लाभ प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट होता हुआ तो लाभ हमारा जो है एसपी कितना होता, एक मतलब कुछ ज्यादा होगा सीपी से, और अगर कम होगा तो वो उससे एसपी हमारा कम होगा सीपी से। तो इस प्रकार इसमें याद रखना है, क्योंकि इसका रेशियो निकाल लिया कि 9 में से 1 उसमें लाभ वाला ही समाया, तो यानी 8 में परचेज की होगी। इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो इतना सिंपल था सिर्फ। अगला क्वेश्चन हमारा सवाल है, 15 संख्याओं के एक समूह का औसत 41 है, उपरोक्त समूह में से 5 संख्या 21, 24, 39, 47 और 97 हटा दी जाती हैं, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कितना होगा, यानी औसत बताना है। देखो 15 संख्याओं का औसत अभी कितना दिया है, 41 दिया है, लेकिन क्या 5 संख्याएं हटा दी हैं, कौन कौन से वाली, 21, 24 और 39, 47 और 97, तो कितने, तो हम देख लेते हैं कि ये 5 संख्याएं चलेंगी इसकी, तो कितना ले गई टोटल, ये 228 हो जाएगा, इनका सम करते हैं तो ये 228 ले गए। लेकिन अगर हम देखते, अगर ये 5 संख्याएं जो गई हैं, ये 5 संख्याएं, ये जो 5 गई हैं, अगर ये 41 ही ले जाती तो कितना ले जाती, देख लेते हैं, तो 5 कम 5 भी जाएंगे, 205 ले जाती, लेकिन चूंकि वो ले कितनी गई 228, तो कितना ज्यादा ले गई, ये 23 ज्यादा ले गई, 23 ज्यादा ले गई। अब ये 23 किन का ले गई होंगी, जो बची 10 संख्या उनमें से ही तो ले गई होंगी, जो बची संख्या कितनी है 10, उनका ही तो 23 ले गई होंगी, तो अब ये 23 ले गए, तो प्रत्येक में से कितना ले गए होंगे, तो हम इससे 1 का निकाल लेंगे, यानी 2.3, प्रत्येक से 2.3, तो पूरे एवरेज में हम क्या करें 2.3 सब्सट्रैक्ट कर दें, यही तो करते हैं 2.3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 38.7, नया एवरेज हमारा क्या होगा, न्यू एवरेज। कुछ नहीं किया, हमने देख लिया कि पहले इनका सम कर लिया कि इतना ओवरऑल ले गई, लेकिन अगर ये 41 ही ले जाती तो 205 ले जाती, तो 205 तो ले नहीं, उससे एक्स्ट्रा लेगी, तो एक्स्ट्रा किन का ले जाएंगे, जो बची संख्या उन्हीं में से तो ले जाएंगे, तो कितना 23 ले गई उनका। अब लेकिन देख लें कि प्रत्येक में से कितना लेंगे, इतने लेंगे, तो प्रत्येक में से घटा दिया, तो इससे अच्छा इनका सम करें और घटाएं, तो इससे अच्छा पूरे में से 2.38 सब्सट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर। और ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 15% उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है, यदि वस्तु बिक्री पर 25% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखो हम क्या करें, एमपी और सीपी का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो अंकित मूल्य का 15%, यानी कि एमपी होता है मार्क प्राइस, इसका 15% परसेंटेज ही लगा हुआ है, रहने दो, किसके बराबर है, उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है, यानी कि सीपी के
25% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम MP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि ये 5 से कट जाएगा, 5×3 = 15 और 5×6 = 25, यानी कि 5/3 रेशियो आ गया। देखो मार्क प्राइस कितने डाले थे, 5, और CP खरीदी कितने में थी, 3 में। तो क्या किया उसने, क्या इस यदि वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट बताना है। देखो तो अगर हम इस हिसाब से अगर कोई छूट ना देता तो हमारा क्या है, यानी MP 5 डले हैं और CP 3 में खरीदी है, तो कुछ छूट दी है। कितनी दी है छूट दी है 25% की छूट दी है। 25% की छूट तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 5 का 25% यानी कितनी छूट, ऐसे ही तो निकालेंगे, 25×4 यानी 4 से दे देंगे, तो 4 × 1 = 4 और 2 × 5 यानी 1.25 की छूट दे देंगे। तो बेची कितनी में होगी, यानी SP कितना हो जाएगा, 3.75 SP। और देखो 3 में खरीदी है CP और बेची कितनी में, 3.75 में, तो 0.75 का प्रॉफिट हुआ सॉरी। और किस पर हुआ, 3 पर हुआ, यानी CP पर। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन ये हटाएंगे तो ये कैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 25% का ही ये प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। हमें कुछ नहीं करना, MP और CP का रेशियो निकाल लिया 5 और 3 का, यानी कि 5 में डाले हैं और खरीदी थी 3 में, 3 में उसने वस्तु खरीदी, 5 डाले हैं, यानी MP मार्क प्राइस, और लेकिन मार्क प्राइस पर छूट दी कितनी, 25% की ये छूट, यानी कि अगर रुपये में बात करें तो 1.25 में की छूट दे दी, तो बेची कितने में होगी, 3.75 में। क्योंकि इससे ज्यादा बेची तो लाभ हुआ कितना, 0.75 पे, कितने पर हुआ, 3 पर हुआ। परसेंटेज में बताने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मूलधन कितना है। देखिए साधारण ब्याज तो हमें पता है सभी को, क्योंकि हर परसेंट सेम। अगर परसेंटेज में ही बात करें तो पहले साल भी 10% मिलता, 2 साल की दूसरे साल भी 10% मिलता, तो ब्याज के रूप में 20% मिल जाता साधारण ब्याज पर। और अगर 10% के हिसाब से 10 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि ये SI में है और ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 10% मिलता, दूसरे साल भी 10% तो मिलता, लेकिन इस पर और 10%, 10 का 10% कितना होता, 1%, तो ओवरऑल ये कितना हो गया, 21%। और यही बताया उन्होंने कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 200 है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना, 1% का अंतर है। परसेंटेज बात करें तो कितना, 1% का हमारा अंतर है। तो हम कह सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी दी है, 200। और पूछा क्या है कि इस ब्याज के रूप में मूलधन पूछा है, तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% मूलधन कितना, पूरा कोई 100%। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो इस साइड चिपकाएंगे, तो 2 जीरो और भी इस साइड चिपका दो, तो हमारा ये क्या होगा, 20,000 क्या होगा, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें सीधे याद होना चाहिए 10% अगर रेट है तो 20% हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI 21%, अंतर 1%। 1% की वैल्यू ओरली कर सकते थे 200, तो 100% की 20,000, 2 जीरो और चिपका दो, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है और 450 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेंगे। तो देखो 54 किलोमीटर/आवर, बस यही दिया है कि 54 किलोमीटर/आवर और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 450 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसे मीटर पर सेकंड में बनाना। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि हमें देखो बड़े से छोटा बनाना है। तो हम क्या करेंगे 5/18 का, यानी कि छोटा मतलब 5 छोटा है, तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। तो 5/18 से अगर छोटे से बड़ा आता, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर/आवर बनाना होता, तो हम क्या करते 18/5 से, बस यही याद रखना। तब काटेंगे 3 × 5 = 15, यानी क्या आ जाते 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ जाती है अगर हम मीटर में बात करें। और पूछा कि कितना समय लगेगा, डिस्टेंस कितनी कवर की, 450, और किस स्पीड से, 15 मीटर प्रति सेकंड से, इससे डिवाइड करते, ये क्या हो जाता, टाइम पूछा कितना टाइम,
क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 15 थी 45 यानी 30 सेकंड का समय लगता। सिर्फ इसे ही चेंज करना था और कुछ नहीं, आंसर सिंपल था 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेमी और 25 सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो हमारा क्या है, एक आयत, ये हमारा आयत हो गया, दिया है आयत की लंबाई और विकर्ण। आयत की लंबाई कितनी दी है 7 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया 25। और देखो हमें पता है कि आयत में 90 डिग्री होता है और ये चारों, तो इस हिसाब से ये 24 हो जाएगा। ट्रिपलेट याद होना चाहिए, अदरवाइज नहीं है तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब और ये आधार। तो ये हमारा अगर कर्ण का क्या होता, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण 625 हो जाएगा। और इसे लंब मान लो या इसे मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 49 और ये आधार स्क्वायर अगर यहाँ लाएंगे तो 500 ये 76 हो जाएगा जो ए स्क्वायर, और यहाँ से हमारा ए की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो आप ऐसे निकाल लें। अब बस हमें पता चल गया लंबाई चौड़ाई, तो हमें क्या इसका परिमाप निकालना है। सभी लोग जानते हैं परिमाप क्या होता है, L इंटू वी यानी 2 ब्रैकेट में L इंटू वी। यह हम सीधे कह लें कि परिमाप यानी पेरीमीटर कह दिए, पेरीमीटर। 2 बार लंबाई काउंट होती है, 2 बार हमारी क्या काउंट होती है, चौड़ाई काउंट होती है। तो 14 तो चौड़ाई हो गई 2 बार, और लंबाई ये हमारी 24 दूनी 48, और हम इसे ऐड कर देंगे तो कितना होगा 8 4 12 हासिल 1 4 और 1 5 1 6 यानी 62 हमारा इसका परिमाप। आप या सीधे परिमाप का यानी परिमाप का फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है लेंथ है और बी विड्थ है मतलब चौड़ाई है, तो एल बी रख देंगे यानी कि 7 और 24 रख दोगे। 7 प्लस 24 और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 7 और 24 क्या होगा 31, 31 गुणे 2 यानी 62 ही आएगा। ये हमारा आंसर आज का लास्ट सवाल था। होप आपको समझ आ रही होगी क्लास। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करती रहिएगा डेली, और एमटीएस का पेपर हमारा आने वाला है, उससे पहले हम सभी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। मोस्ट ऑफ लगभग हम 200-250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे ये इस 10 डेज की सीरीज में। आज थोड़े क्वेश्चन कम थे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए धन्यवाद।